हो गई वाला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। हमारा ये आगे का पार्ट है। हमने अब तक बाबर को पढ़ा दिया था। बाबर का जो बेटा था हुमायूं, जिसने बाबर की सेना में बहुत अच्छा काम किया था युद्ध में। आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो शासन था वो 1530 से 2 फेज में होता है। 1530 से लेके 1540 और 1555 से 1556। 2 फेज में क्यों होता है पता है? बीच में 1540 ईस्वी में शेर खां आ गया था। बीच में शेर खां ने हुमायूं को हरा दिया था, इसलिए बीच में 1540 से 1545 तक शेर खां ने शासन किया। और फिर उसके छोटे मोटे इसके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने 1555 तक शासन किया। उसके बाद हुमायूं दोबारा वापस लौटता है 15 साल बाद, 1555 में। ओके, तब दोबारा ये क्या नाम, देश को विजित करता है, अपने राज्य को दोबारा जीतता है। तब 1555 से 1556 तक रहता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हुमायूं के बारे से। हुमायूं ये बाबर का पुत्र है। ये सबसे बड़ा पुत्र था ये बाबर का, हुमायूं। चलो आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हुमायूं के बारे में। बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं को आगरा में राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं का कहाँ राज्याभिषेक हुआ था? आगरा में। आगरा का जो किला है ना, अकबर सॉरी, आगरा में राज्याभिषेक हुआ था इसका। अपनी मृत्यु के पूर्व ही बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। मतलब मृत्यु से पहले ही बाबर ने इसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। बाबर की मृत्यु के चौथे दिन यह गद्दी पर बैठ सका। इतना विलंब का कारण क्या था? विलंब का कारण यह था कि बाबर के वजीर निजामुद्दीन अली अहमद खलीफा का षड्यंत्र था कि बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा गद्दी पर दिलवाना चाहता था, परंतु षड्यंत्र कैसा हो गया? विफल हो गया और हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं जीवन एवं कार्यकलापों को 4 भागों में बांटा गया है। हुमायूं के जो जीवन है ना, उसे हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला जीवन, उसका प्रारंभिक जीवन, शेरशाह से संघर्ष 1530 से 1556, निर्वासित जीवन 1540 से 1555, सत्ता की पुनर्स्थापना, मतलब जिसे द्वारा अपने देश को जीता था। अब हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था भाई। इनकी माता माहिम बेगम थी। क्या नाम था माता का नाम? माहिम बेगम। बाबर हुमायूं से अगध प्रेम करता था। मतलब बाबर हुमायूं से बहुत प्रेम करता था, ये देखो। और उसे अपने पुत्रों में सबसे योग्य समझता था, क्योंकि बड़ा था भाई, ये सब कुछ सीखा था इसने, सबसे योग्य था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में लिखा है, गुलबदन बेगम थी इसकी बहन, इसकी बुआ थी, सॉरी, इसकी बुआ। इसकी बुआ थी गुलबदन बेगम, बाबर की बहन। कि बाबर ने अपने राज्य का निर्माण हुमायूं के लिए ही किया था। बाबर ने अपने राज्य का निर्माण किसके लिए किया था? हुमायूं के लिए। अपने प्रिय पुत्र की शिक्षा का बाबर ने उचित प्रबंध किया। मतलब शिक्षा के लिए बहुत अच्छा उसके लिए वातावरण बनाया था
बाबर ने हुमायूं की। उसे अरबी, फारसी और तुर्की 3 भाषाएं आती थी और तीनों की शिक्षा उसने ली थी। उसने सैनिक शिक्षा भी दी गई उसे। क्या दी गई? सैनिक शिक्षा। वो तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर था। कई क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एक ऐसा मुगल शासक था जो तीरंदाजी और घुड़सवारी दोनों में माहिर था, तो ये था हुमायूं। युद्ध के मोर्चे और व्यूह संरचना एवं इसे तोड़ने की शिक्षा भी दी गई। 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में 1526 के पानीपत के युद्ध में हुमायूं ने बाबर की जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगरा विजय में मुगल सेना ने हुमायूं के नेतृत्व में कार्य किया। जब आगरा जीता गया तो मुगल सेना में हुमायूं ने बहुत अच्छा काम किया था। आगरा जीते टाइम में हुमायूं की सैनिक क्षमता का आकलन किया जा सकता है। हुमायूं की सैनिक क्षमता का आकलन किया जाता है। अब देखो हुमायूं के बारे में। हुमायूं का प्रथम शत्रु अफगान शेर खां था। इसका जो शत्रु था वो शेर खां था। कौन था? शेर खां। वह एक योग्य और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो शेर खां था। अफगानों की दुर्बल स्थिति देखकर उसने अपनी शक्ति बढ़ाना आरंभ कर दी। अफगान शासक था शेर खां। इसी के लिए वह युद्ध और कूटनीति दोनों का सहारा लिया। इसके लिए उसने क्या किया? युद्ध और कूटनीति दोनों का सहारा लिया। बिहार के अल्पायु शासक जलाल खां के संरक्षक के रूप में वह बिहार का वास्तविक शासक बन बैठा। ये उसके यहाँ कार्य करता था जलाल खां के यहाँ। उसका ये बॉडीगार्ड था शेर खां। शेर खां की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर एवं अफगानों के दम के उद्देश्य से हुमायूं ने गद्दी पर बैठने के बाद शेर खां पर आक्रमण कर दिया। चुनार घेर लिया। हुमायूं को बहलाकर शेर खां उसकी अधीनता को स्वीकार करने का ढोंग किया। भाई उसने उसका चुनार किला घेर लिया। हुमायूं ने क्या किया? उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। हुमायूं ने चुनार उसी को वापस लौटा दिया। जब अधीनता स्वीकार की तो उसे लौटा दिया। 1533-1536 ईस्वी के मध्य जब हुमायूं आंतरिक विद्रोह को दबाने मालवा गुजरात विजय में व्यस्त था। 1533 से लेकर 1536 तक जब हुमायूं क्या नाम आंतरिक विद्रोह हो रहा था मालवा और गुजरात में, तब शेर खां अपनी शक्ति बढ़ा ली। शेर खां ने अपने क्या किया? शक्ति बढ़ा ली। उसने बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था सुधार कर ली। और बिहार में उसने अपने लिए प्रशासनिक जो व्यवस्था थी एकदम बेहतरीन मजबूत कर ली थी उसने, शेर खां ने। उधर क्या नाम है हुमायूं व्यस्त था उधर मालवा और गुजरात की तरफ। मजबूत सेना इकट्ठी की। उसकी शक्ति से प्रभावित होकर अफगान उसे ही अपना नेता मानने लगे। जब भैया उसने अपनी प्रशासनिक शक्ति के लिए तो उससे मजबूत सेना इकट्ठी की। उसकी शक्ति से प्रभावित होकर अफगान थे उन्होंने अपना नेता मान लिया शेर खां को। और शेर खां ने जब सेना इकट्ठी कर ली तो उसने एक उपाधि ली थी अपने, हजरत आला। तो क्वेश्चन बन जाता है कभी की एग्जाम में कि कौन सा जो अफगान शासक था जिसने हजरत आला की उपाधि डाल की थी, तो वो था शेर खां। जब तक उसने सेना इकट्ठी की थी उसने खुला विद्रोह नहीं किया था। कैसा नहीं किया? खुला विद्रोह। किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। अंदर ही अंदर वो उसकी तैयारी कर रहा था। अंदर ही अंदर वो सेना मजबूत कर ली, तैयारी करने लगा। वह गुप्त रूप से बहादुर शाह की सहायता भी कर रहा था। जो बहादुर शाह उसकी सहायता कर रहा था। उसका पुत्र था कुतुब खां भी अपनी पैतृक टुकड़ी के साथ आगरा से भागकर अपने पिता के पास पहुंच चुका था। ऐसा हुआ था चुनार का किला घेर लिया था तो उसका पुत्र उसने गिरवी रख लिया था। वो भी भागकर वहीं पहुंचा। सॉरी। शेर खां ने बंगाल पर चढ़ाई कर तेलियागढ़ी पर अधिकार कर लिया। बंगाल के नए सुल्तान महमूद शाह ने शेर खां को धन और संपत्ति दे दी।
अब भाई चुनार पर आक्रमण देखो क्या होता है भाई। जुलाई 1537 ईस्वी में हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध अपना अभियान आरंभ किया। मार्ग में उसने चुनार के किले पर घेरा डाला। 1537 ईस्वी में उसने चुनार के किले पर घेरा डाल लिया। किसने? हुमायूं ने, जो शेर खां के अधीन था। चुनार का सामरिक महत्व बहुत अधिक था। यहाँ शेर खां का पुत्र कुतुब खां दुर्ग की रक्षा के लिए तैनात था। मुगल सेना के आगमन की खबर प्राप्त कर हुमायूं को धोखा देने के लिए उसने अपनी एक सेना की टुकड़ी पहाड़ियों में नियुक्त कर दी। इससे हुमायूं धोखे में पड़ गया। इससे हुमायूं कहाँ पड़ गया? धोखे में। पहले ही चुनार में रसद और सैनिकों की साजों का सामान हटा चुका था। जो खां था, शेर खां था, उसने पहले ही सैनिक और जो सामान था सब हटा चुका था। हुमायूं ने लगभग 6 महीनों तक दुर्ग का घेरा डाला रखा। हुमायूं ने 6 महीना तक दुर्ग का घेरा डाल रखा। 1538 ईस्वी में रूमी खां के चालाकी से दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1538 में रूमी खां की चालाकी से उसने उस पर अधिकार कर लिया, परंतु इससे हुमायूं को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। चुनार पर अधिकार कर वह बनारस गया। कहाँ पर गया? बनारस। उस पर अधिकार कर बंगाल बिया की योजना बनाने लगा। कौन है हुमायूं? अब बंगाल पर अधिकार। जिस समय हुमायूं चुनार का घेरा डाले हुआ था, उसी समय शेर खां रोहतासगढ़ के शक्तिशाली दुर्ग पर अधिकार कर बंगाल की राजधानी गौड़ की तरफ बढ़ा। गौड़ पहुंचकर शेर खां ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। गौड़ में उसे अथाह संपत्ति हाथ लगी। शेर खां को बंगाल का शासक महमूद शाह भागकर हुमायूं की शरण में चला गया। जो बंगाल का शासक था वो हुमायूं की शरण में चला गया। अब शेर खां हुमायूं से सीधी संधि की बातों में फंसाकर अपनी शक्ति सुदृढ़ करता रहा। केवल उसे ऐसा कहा संधि कर लेंगे, तो हुमायूं उसे शेर खां से अपनी बातों में फंसाता रहा। अगस्त 1538 ईस्वी में हुमायूं ने बंगाल की ओर कूच किया। बंगाल की ओर। वह निर्विरोध बंगाल पर अधिकार कर उसने वहां प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उसने माने फिर बंगाल जीत लिया। हुमायूं की बंगाल विजय निरुद्देश्य थी। उसका कोई उद्देश्य नहीं था बंगाल विजय का। इससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। बल्कि बंगाल की विजय से उसके पतन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। जब बंगाल जीत लिया उसे वहीं ये पड़ा रहा था। वहीं बंगाल में आवश्यकता से अधिक समय रुके रहने के परिणाम हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हुए। ये वहीं पड़ा रहा था बंगाल में। हुमायूं को बंगाल में आराम करते देख शेर खां ने चुनार, इधर भैया मतलब आराम कर रहा हो, तो इधर शेर खां ने क्या किया? चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज, पटना इत्यादि पर अधिकार कर लिया। अब कन्नौज से बहराइच एवं मुंगेर से संभल तक, अब कन्नौज से लेकर बहराइच से मुंगेर और संभल तक का स्वामी बन गया शेर खां। इसी समय हुमायूं का भाई हिंदाल बोलते थे इसे। हुमायूं का भाई कौन था? हिंदाल। हुमायूं का भाई था कौन था? हिंदाल। हिंदल ने आगरा पहुंचकर स्वयं को शासक घोषित कर लिया। इधर भाई इसका भाई भी हुमायूं का भाई था हिंदाल, वो भी क्या नाम है सीधा आगरा आया और आगरा को जीत लिया। और इधर उसका भाई दूसरा था कामरान, वो काबुल को छोड़ दिल्ली आ चुका था। क्योंकि उस टाइम ऐसा हुआ था जब बाबर की मृत्यु हुई थी, तो इसे हुमायूं ने सभी भाइयों में संपत्ति, सेना वेना सब बांट दी थी। सबको अलग अलग अधिकार मिल गए थे, अलग अलग राज्य मिल गए थे। अब हुमायूं ने शीघ्र ही आगरा लौटने का निश्चय किया। भाई अब आराम करता था तो आगरा लौटेगा ही। चौसा का युद्ध देखिए। अब जब आगरा लौटा, हुमायूं के बंगाल लौटने की सूचना पाकर, हुमायूं अब लौट रहा है बंगाल से, सूचना पाकर मार्ग में ही हुमायूं को घेरने का निश्चय किया। किसने? शेर खां ने। हुमायूं ने वापसी में अनेक गलतियां की। सबसे पहले उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। सेना की एक टुकड़ी दिलावर खां के अधीन
मुंगेर पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई थी। कहाँ पर? मुंगेर। और दूसरी टुकड़ी साथ हुमायूं स्वयं आगे बढ़ा। कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा नामक स्थान पर उसे शेर खां की उपस्थिति का पता चला। ये कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था युद्ध। उपस्थिति का पता चला। उसने तत्काल शेर खां पर आक्रमण नहीं किया। शेर खां पर आक्रमण किया, हुमायूं ने आक्रमण नहीं किया। 3 महीनों तक गंगा नदी किनारे समय बर्बाद करता रहा। वर्षा आरंभ होते ही शेर खां ने आक्रमण की योजना बनाई। जैसे वर्षा होगी भाई तो क्या होगा भाई, सब सैनिक आगे आराम कर रहे हैं तो भाई, और शेर खां वही बहुत चालाक बुद्धि वाला आदमी था। हुमायूं का शिविर गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच ही जगह पर था। गंगा नदी और कर्मनाशा नदी के बीच में। अंततः बरसात का पानी इसमें भर गया। भाई बीच में जब तो वहाँ बाढ़ से आई तो पानी तो भर जाओ। मुगलों का तोपखाना नाकाम हो गया। भाई तोप जब गीली है तो चले ही कहाँ थे, हथगोल बारूद गोला थे वो भीग गए। सेना में अव्यवस्था व्याप्त हो गई। इसका लाभ उठाकर 26 जून 1539 रात्रि में शेर खां ने मुगल छावनी पर आक्रमण कर दिया। रात में ही जो सो रहे तब मुगल खेमे में खलबली मच गई। सैनिक प्राण बचाने के लिए गंगा में कूदकर भाग खड़े। हुमायूं स्वयं भिश्ती की सहायता से जान बचाकर गंगा पार कर सका। उसका परिवार भी खेमे में ही रह गया। उसकी सेना नष्ट हो चुकी थी। अफगान की शक्ति एवं महत्वाकांक्षाएं पुनः बढ़ गई। वह मुगलों को भगाकर आगरा पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। अब जो शेर खां है वो अब आगरा की योजना बनाने लगा। शेर खां ने इस विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की। जो चौसा का युद्ध हुआ तो उसने कौन सी उपाधि धारण की भाई? शेर शाह की उपाधि धारण की इसने। किसकी? शेर शाह की उपाधि धारण की और पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक बन बैठा। अब देखो आगे क्या होता है भाई दोस्तों। अब हुआ कन्नौज का युद्ध। भाई वहां से हुमायूं तो बच के भाग गया था। हताश और परेशान हुमायूं आगरा पहुंचकर शेरशाह की अंतिम लड़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी। भाई वहां से रात में उसने युद्ध कर दिया था तो उसको भाई सिपाही सब मारे गए थे। कोई गंगा में कूद गया, कुछ में कूद गया। अपने विद्रोही भाई कामरान और हिंदाल को क्षमा कर दिया, परंतु इन भाइयों ने विपत्ति में भी उसकी सहायता नहीं की। हुमायूं ने स्वयं ही जल्दीबाजी में सेना इकट्ठी की और अंतिम संघर्ष के लिए कन्नौज की ओर बढ़ गया। अप्रैल 1540 ईस्वी को हुमायूं कन्नौज पहुंच गया, जहां शेरशाह पहले से ही मौजूद था। हुमायूं ने यहाँ पुनः पहले वाली भूल दोहराई। रात में सो गया था। उसने तत्काल शेरशाह पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि उसके साथ वार्ता में संलग्न रहा। भीषण वर्षा के कारण शिविर में पानी भर गया। शेरशाह ने इस स्थिति का लाभ उठाकर 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं को अचानक आक्रमण कर दिया। यद्यपि हुमायूं ने वीरता से लड़ा, यहाँ पर हुमायूं वीरता से लड़ा, परंतु शेरशाह के हाथों पराजित होना पड़ा, जहाँ शेरशाह हार गया। युद्ध में परास्त होकर हुमायूं आगरा पहुंचा। शेरशाह ने उसका पीछा जारी रखा। अफगानों की आगमन की खबर पाकर आगरा से लाहौर, परंतु वहां उसका भाई था कामरान से कोई सहायता नहीं मिली। जब भाई भैया शेरशाह उसके पीछे पड़ गया, वो आगरा पहुंचा तो वो आगरा ही उसके पीछे चला गया। फिर वो लाहौर चला गया। लाहौर में उसका भाई उसका राज करता था कामरान, वहां से भी उसे कोई सहायता नहीं मिली। वह स्वयं शेरशाह से गुप्त वार्ता कर रहा था। उसने उसके कश्मीर और बदख्शां जाने मार्गों में रोड़े अटकाए। कश्मीर और बदख्शां जाने वाले जो रास्ते थे उसमें उसने बहुत परेशानी दी। हुमायूं ने 1543 ईस्वी तक भारत में ही शरण लेकर पुनः सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया। 1543 तक तो भारत में रहा था, परंतु विफल होकर ईरान चला गया। कहाँ चला गया? ईरान। 1540 में बेदखल हो गया था ये। भारत में मुगल सत्ता कश्मीर अतिरिक्त संबंध समाप्त हो गई।
हुमायूं का निर्वासन जीवन। अब भाई 1540 से बढ़कर जुड़ रहा है। फरवरी 1544 ईस्वी में ईरान के शाह थेमस की सहायता से स्वीकृति प्राप्त कर ईरान पहुंचा। रास्ते में उसके स्वागत की भरपूर व्यवस्था की लेकिन ईरान पहुंचने पर बैरम खां के व्यवहार से क्षुब्ध होकर हुमायूं को अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। हुमायूं इन्हें बर्दाश्त करता रहा। अंततः वह कुछ निश्चित शर्तों के बदले शाह की सहायता पाने में सफल रहा। ईरान के शाह ने उसे 14,000 सैनिक की सहायता दी। उसे हुमायूं को अपने भाइयों से सावधान रहने और अफगानों के विरुद्ध राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने की सलाह दी। इस सब के बदले हुमायूं को शिया मत स्वीकार करना पड़ा। भाई ईरान में तो सब शिया रहता है, और शिया कैसे होते हैं? उदार होते हैं। भारत में शिया मत को राजधर्म बनाने और कंधार शाह को सौंपने का वादा कर दिया। मतलब इसने प्रॉमिस कर दिया कि अगर वो भारत में जीतता है तो शिया को भारत में राजधर्म बनाया जाएगा और कंधार शाह को सौंप देगा। यह सारी शर्त आसान लगी क्योंकि बाकी शासक उसके पकड़ने और जान से मारने के षड्यंत्र कर रहे थे। राजपूतों से भी बहुत अधिक प्रभावशाली सहायता नहीं मिल पाई। अतः हुमायूं के पास शाह की शर्तों को न मानने का कोई विकल्प नहीं था। अब क्या करे भाई, उस पर कुछ था नहीं, तो उसे शर्त सब मान ली उसकी। राजपूतों से उसकी सहायता मांगने को कहा तो राजपूतों से भी कोई सहायता नहीं मिल पाई। हुमायूं के पास शाह की शर्तों को मानने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था। हुमायूं की भारत वापसी। ईरान के शाह की सहायता हुमायूं के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। उसने अपना खोया हुआ धैर्य एवं पुनः शक्ति प्राप्त कर ली। एक बार फिर वह भारत में भाग्य आजमाने को लालचित हो उठा, लेकिन इसके पूर्व उसके लिए मध्य एशिया में अपनी शक्ति संगठित करना, विद्रोही भाइयों को बस में लाना आवश्यक था। इसीलिए सबसे पहले उसने कंधार विजय योजना बनाई। सबसे पहले वो भारत में आया। भारत में उसका कंधार में उसका भाई था कामरान अस्करी। कंधार में उस समय अस्करी और कामरान का प्रतिनिधि शासक के रूप में कार्य कर रहा था। उनका ही प्रतिनिधि था, वो कंधार में कार्य कर रहा था। हुमायूं ने उसे पराजित कर दिया और अपना वादा निभाया। ईरान के शाह को कंधार सौंप दिया। मतलब उससे वादा करके आया था कि मैं भारत विजय होता हूँ, सबसे पहले कंधार को हमारे शाह को दे देना। तो 14,000 सैनिक दिए थे ना। परंतु शीघ्र ही ईरानी गवर्नर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। मतलब जो उसे शाह था उसकी मृत्यु है, फिर दोबारा क्या नाम है, हुमायूं के ही शासन में आ गया ये। बैरम खां को वहाँ का शासक नियुक्त किया। कुछ समय के बाद हुमायूं ने काबुल और बदख्शां का भी अधिकार कर लिया। कुछ टाइम बाद उसने काबुल और बदख्शां को भी जीत लिया। 1553 ईस्वी तक हुमायूं आंतरिक विद्रोहों पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका था। 1553 सब जीत चुका था। काबुल, कंधार, गजनी, बदख्शां पर उसकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी। वह पुनः भारत विजय के लिए तैयार हो उठा। पंजाब पर हुमायूं का आक्रमण। नवंबर 1554 ईस्वी को हुमायूं पंजाब की ओर रवाना हुआ। शीघ्र ही पेशावर पहुंच गया। सिंध पार करके वो लाहौर की तरफ बढ़ा। इसी बीच बैरम खां भी अपनी सेना के साथ कंधार आकर हुमायूं से मिला। अतः हुमायूं ने किसी प्रतिरोध के फरवरी 1555 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर के बाद सरहिंद, हिसार, दीपापुर पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। अब देखो मच्छीवाड़ा का युद्ध। मुगलों के आगमन एवं पंजाब पर उसके अधिकार की सूचना पाते ही अफगान सुल्तान सिकंदर सूर, कौन था? सिकंदर सूर, अपने योग्यतम सेनापति तातर खां और हैबात खां को सेना के साथ मुगलों को रोकने के लिए
भेजा। लुधियाना के निकट मच्छी माड़ा नामक स्थान पर मुगलों और अफगानों के बीच मुठभेड़ हुई। मुगल तोपचियों के आगे अफगान धुरंधर टिक नहीं पाए, क्योंकि जो मुगल जो तोपची थे, तोप चलाने वाले आदमी। 15 मई 1555 को अफगान पराजित होकर खड़े हो गए। इस विजय के परिणामस्वरूप संपूर्ण पंजाब, सरेंद्र, हिसार, फिरोजा, दिल्ली, कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में मुगलों का आधिपत्य हो गया। अब देखो सरेंद्र का युद्ध। मच्छीवाड़ा की पराजय के बाद सिकंदर सूर एक विशाल सेना के साथ, सिकंदर सूर हार गया था वहां से, विशाल सेना के साथ सरेंद्र पर अधिकार करने के लिए दिल्ली से चला। बैरम खां, हुमायूं एवं अल्पायु अकबर ने भी इस युद्ध में भाग लिया। सरेंद्र के युद्ध में बैरम खां, हुमायूं और जो छोटा सा अकबर था, उसने भी इसमें युद्ध में भाग लिया 1555 में। मतलब उसका जन्म है अकबर का, जिसमें कम उम्र का था अकबर, इसका 1542 में जन्म हो गया था इसका, तो लगभग 12 साल का रहा होगा। 8 13 लगभग 13-12 साल का हुआ होगा अकबर। सरेंद्र के युद्ध में उसने भाग लिया। किसने? अकबर ने। 22 जून 1555 ईस्वी में सरबंद के निकट मुगलों और अफगानों के बीच युद्ध हुआ। अफगानों की विशाल सेना मुगलों के सामने टिक नहीं पाई। अनेक अफगान सैनिक मारे गए। सरेंद्र के युद्ध ने अफगानों की सत्ता समाप्त कर दी। जिस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम को पराजय कर भारत में मुगल सत्ता स्थापित की, उसी प्रकार सरेंद्र के युद्ध में सिकंदर सूर की पराजय ने भारत में मुगल सत्ता पुनर्स्थापना कर दी। इस युद्ध ने अफगान के भाग्य का फैसला कर दिया, मतलब अफगान खत्म ही करते जाना है। दिल्ली का सिंहासन अपने हाथ में आ गया भाई, दिल्ली फिर द्वारा हुमायूं के हाथ में आ गई। हुमायूं की प्रतिस्थापना। सरेंद्र के युद्ध के बाद हुमायूं के लिए दिल्ली का मार्ग प्रशस्त हो गया भैया। सरेंद्र से हुमायूं समाना गया। उसने सिकंदर खान उज़्बेक खां को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजा। मुगल सेना के आगमन की खबर पाकर अफगान बिना विरोध किए दिल्ली छोड़कर भाग गए। कुछ अफगान दिल्ली में रह रहे, वैसे देखा मुगल सेना आ रही है, वैसे सरेंद्र में वो सिकंदर सूर हरा दिया उन्होंने, हुमायूं ने, तो दिल्ली की ओर कूच कर गया। दिल्ली से जो अफगान वहां रह रहे थे वे उसकी सूचना पाकर भाग खड़े हुए। दिल्ली पर मुगलों का अधिकार पुनः हो गया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को विजेता हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया। एक बार फिर उसका अभिषेक हुआ, खुतबा पढ़वाया गया, हुमायूं के नाम के सिक्के डलाए गए, मुगल अमीरों को इनाम बांटे गए। हुमायूं के अंतिम दिन और मृत्यु। हुमायूं ने बहुत कठिन परिश्रम से विपत्तियों से जूझते हुए अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया था। उसने शेष समय आराम करने में व्यतीत किया। भाई ये युद्ध करता आराम करने लगा। वो अन्य भागों की विजय और प्रशासनिक व्यवस्था की योजना बनाने में व्यस्त रहा, परंतु दुर्भाग्य से एक बार पुनः हुमायूं पर प्रहार किया गया। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के बावजूद हुमायूं के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए इतिहासकार लेनपूर ने ठीक लिखा है कि हुमायूं पूछ लेता क्वेश्चन कि लेनपूर ने हुमायूं के बारे में क्या कहा था, तो लेनपूर एक इतिहासकार था, उसने बोला था हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसका जीवन अंत हो गया। अब देखो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी और है, इसको भी और बता देते हैं। देखो ये बाबर के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। बाबर की जो आत्मकथा थी उसका नाम था तुझके बाबरी। विश्व के महान साहित्यिक ग्रंथों से की जाती है इसकी तुलना। और देखो
बाबर ही पहला शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात पहली बार भारत साम्राज्य में काबुल और कंधार को सम्मिलित किया। इससे विदेशी व्यापार के विकास में मदद मिली। बाबर के आगमन के बाद भारत में परंपरा युद्ध प्रणाली में परिवर्तन आया और युद्ध टाइम में उसने बारूद, तोपखाना, घुड़सवारी पर भारत में बल दिया, क्योंकि बाबर एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी युद्ध सेना में सबसे पहले तोपों का यूज किया था, बारूद का। इतिहासकार जो लेनपूल था, बाबर को एक भाग्यशाली सैनिक मध्य एशिया भारत के बीच की कड़ी मुगल साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं, क्योंकि मुगल साम्राज्य की स्थापना तो इसने की थी। तो ये था भाई आज का हुमायूं, जो हमने पूरी क्लास की हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में और फैक्ट और बता देता हूँ। फैक्ट क्या थे हुमायूं के? निर्वासन में ही इसने शादी की थी 1541 ईस्वी में। किससे? हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली थी। किससे शादी कर ली दोस्तों? हमीदा बानो बेगम से। और 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ। तो सरेंद्र के युद्ध में उसने भाग लिया था, जो छोटा सा अल्पायु का था। ओके दोस्तों, और कुछ बता देते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने जो बाबर था ना, बाबर की जो आत्मकथा थी, तुझके बाबरी, उसको पूरा पढ़ा था। और जो बाबर का जो मकबरा था, बाबर का मकबरा जो काबुल में बना है, ये हुमायूं ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हुमायूं ने। जो अफगानिस्तान काबुल में बन रहा है, वो शुरू में जो बाबर था, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? वो दफनाया गया था आगरा में। आगरा में दफनाया था। कहाँ पर? आरामबाग। आगरा में दफनाया गया था बाबर को। फिर बाद में यहाँ से इसकी जो कब्र थी उसे खोद कर कहाँ ले जाया गया? काबुल। और काबुल में जहाँ पर दफनाया, वहाँ पर मकबरा बनवाया इसने। किसने बनवाया था? हुमायूं ने। इसकी शादी किससे हुई थी हुमायूं की? हुमायूं की शादी थी हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से शादी हुई थी। कब हुई थी? निर्वासन में हुई थी। निर्वासन। इस पर राजवाज कुछ नहीं था, एकदम भिखारी टाइप का था ये तब। कौन सी हुई थी? 1541 ईस्वी में शादी कर ली थी इसने, और 1542 ईस्वी में अकबर हो गया था। ओके दोस्तों, जब गरीबी में जी रहा था अकबर, तो अकबर था वो पढ़ नहीं पाया, अनपढ़ शासक था ये। जो अकबर था अनपढ़, 15 साल तक पढ़ नहीं पाया। जैसे ही 1556 में अपने पापा से मिला, सरिंद के युद्ध में इसने भाग लिया, छोटा ही था, तो उसकी पढ़ाई वढ़ाई नहीं पाई भाई। इसकी जो माता थी हमीदा बानो बेगम, ऐसे ही काम करके उसका जीवन यापन कर पाया, तो ये पढ़ लिख नहीं पाया था अकबर।
समझ गए दोस्तों यहाँ तक। अकबर अनपढ़ था, अनपढ़, ना ही वो लिख सकता था और ना ही पढ़ सकता था, अनपढ़ था अकबर। आगे चल के इसका अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है दोस्तों। तो हमारी जो वीडियो है, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। लाइक, सब्सक्राइब ना करें तो लाइक ही कर दें। लाइक नहीं करो तो कोई बात नहीं, आप देखते रहो। ओके बाय। ठीक है दोस्तों।